Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 4, the Union Judiciary, the Supreme Court. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with this topic. बेटा part 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. part 3 हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो है enforcement of fundamental rights. ठीक है. आप सबको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. ठीक है. अब ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई अथॉरिटी इन्हें वायलेट करती है तो हमारी हेल्प कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. क्योंकि हमारी कंट्री में वो बॉडी जो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कहलाती है वो है सुप्रीम कोर्ट. द बॉडी विच एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो रिट्स इशू कर सकती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. वो क्यों रिट्स इशू करेंगी हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या बनाया है? गार्जियन. ठीक है. अगर किसी भी केस में हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो कोर्ट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा. द कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड. ठीक है. इतनी बात समझ में आई? चलो, अब मैंने बार बार बोला कि कोर्ट रिट इशू कर सकती है, रिट इशू कर सकती है. तो रिट का मतलब क्या होता है बेटा? रिट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है. रिट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोर्ट अपने ऑर्डर्स को लागू करवा सकते हैं, उनकी पालना करवा सकते हैं. ठीक है. रिट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है टू एनफोर्स ओबीडियंस. देखो, अपने आदेश की पालना करवाना. एनफोर्स करना मतलब लागू करवाना. ओबीडियंस का मतलब होता है पालन करना. क्लियर है? तो रिट वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू किया जाएगा. ठीक है. कोर्ट के आदेशों की पालना होगी. क्लियर है रिट का मीनिंग आप लोगों को? चलो, अब एक बात हम पढ़ेंगे जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है. वो ये है कि भाई कौन कौन से कोर्ट हैं जिनके पास ये पावर है कि वो रिट लिख सकते हैं. ठीक है. तो रिट लिखने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को भी दी है और सुप्रीम कोर्ट को भी दी है. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वो कौन से कोर्ट्स हैं जिनके पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं. तो हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करने का राइट किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है. ठीक है. दोनों क्लियर रखना. रिट इशू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और रिट इशू हाई कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 226. अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पहली रिट को. टोटल कितने टाइप की रिट होती हैं? 5 टाइप की रिट्स होती हैं. तो पहली रिट है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस. ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हबीस कॉर्पस, या कुछ लोग इसको हेबिस कॉर्पस भी कहते हैं. ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लैटिन टर्म है. कौन सा टर्म है बेटा? लैटिन टर्म है. ठीक है. और इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी. भैया साक्षात बॉडी को प्रस्तुत करो. बॉडी यहाँ पर डेड पर्सन की बॉडी की बात नहीं हो रही, एक जीते जागते इंसान की बात हो रही है. क्लियर है? अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा गया है अनलॉफुली, किसी कैद में रखा गया है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर एक रिट इशू कर सकती है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस, और बोल सकती है उस पुलिस को कि भाई इसको हमारे सामने तो लेके आओ. क्लियर है? तो जो रिट ऑफ हबीस कॉर्पस है, पहली बात तो ये टर्म किस भाषा का है? तो ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी. अब होता किन केसेस में ऐसा है कि कोर्ट रिट लिखे हबीस कॉर्पस? बेटा कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन को अनलॉफुली प्रिजन में रखा गया हो या पुलिस कस्टडी में रखा गया हो, है ना, किसी व्यक्ति को बिना मतलब ही मतलब कानून की परमिशन के, मतलब क्या बोलोगे,
गैर कानूनी रूप से। वैसे अनलॉफुली का जो एग्जैक्ट मतलब होगा वो क्या होगा, गैर कानूनी रूप से अगर किसी को कैद में रखा है, किसी को पुलिस कस्टडी में रखा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट लिखेंगी तो उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। बेटा ऐसा नहीं है कि ये जो रिट है सिर्फ पुलिस कस्टडी के लिए ही इशू होगी। कई बार अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी किसी को डिटेन करके रखा होगा, अपने पास बंदी बना के रख लिया होगा, तो भी कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना के रख लेता है तो उसके लिए ये रिट इशू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही डिटेनिंग अथॉरिटी पुलिस भी हो सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी जो डिटेनिंग अथॉरिटी हो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, टू ब्रिंग द प्रिजनर, उस कैदी को कोर्ट में लाओ और हमें बताओ कि भैया तुमने उसे ऐसा क्यों रखा हुआ है, क्यों कैद किया हुआ है। आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही डिटेनिंग अथॉरिटी को, भले पुलिस हो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ये कमांड कर सकती हैं कि चुपचाप से उसको कोर्ट में लेके आओ उस कैदी को और हमें बताओ कि भाई तुमने उसको अपने पास क्यों रख रखा है। इफ़ द कॉज इनसफिशियंट, अगर तुम्हारा कॉज पर्याप्त नहीं है उसे कैद में रखने के लिए, द प्रिजनर इज एट वंस अनकंडीशनली रिलीज, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों मतलब अपनी अपनी जगह, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इशू किए तो हाई कोर्ट, दोनों में से जिसके पास जिसने भी उस रेट को इशू किया है वो उस कैदी को अनकंडीशनली रिलीज कर देगी अगर उसे सफिशिएंट साक्ष्य ऐसे नहीं मिले, ऐसे प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले जिनके थ्रू ये साबित हो कि वो कल्प्रेट है, ठीक है, उसने कुछ गुनाह किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा अगर इनसफिशिएंट एविडेंसेस रहे, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई कि उसे अभी और कैद में रखना चाहिए, प्रिजन में रखना चाहिए, तो कोर्ट उसे तुरंत ही रिलीज कर देगी। क्लियर है इतनी बातें? चलें आगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंड रिट को, जो है रिट ऑफ मैंडेमस। ये भी लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है वी कमांड, ठीक है। मैंडेमस भी आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये भी लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है वी कमांड, हम ऑर्डर देते हैं। इस रिट को लिखने के पीछे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पर्पस क्या होता है कि वो कंपेल कर सके किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो हाई कोर्ट को कंपेल कर सकता है, हाई कोर्ट की बात करें तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को कंपेल कर सकता है, या किसी भी इंडिविजुअल को कंपेल कर सकता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है बेटा कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट बैठ के देखता है यार हाई कोर्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट के लिए रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम कंप्लेंट लिखवाने गए पुलिस स्टेशन, पुलिस हमारी कंप्लेंट ही नहीं लिख रही। क्यों नहीं लिख रही है? क्योंकि वो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में हम कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है या उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लिखती। तो भी हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से रिट इशू करा सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस, और वो फाइनल ऑर्डर होती है। उसके बाद तो भाई पुलिस को हमारी कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी। पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में जितने एरियाज आते हैं उन पर ही लागू होगी। वो मुझे कंपेल नहीं कर सकती कि भाई मैं ये काम करूँ और ये काम ना करूँ। बीइंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल मैं, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, नहीं करना होगा नहीं करूँगी, ठीक है। चलो, द ड्यूटी मस्ट बी इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और सम लॉ। पर इतना ध्यान रखना पड़ेगा ये जो ड्यूटी होगी इसे इम्पोज किसने किया हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी लॉ ने। अब ध्यान से समझना, इसी पॉइंट से आने वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में रिट ऑफ मैंडेमस नहीं लिखी जा सकती। बेटा जिस ड्यूटी के लिए आप इंडिविजुअल को या इन्फीरियर कोर्ट को कंपेल करोगे वो ड्यूटी उसके ऊपर या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज की हो या किसी कानून के द्वारा उसके ऊपर लगाई गई हो। अब पुलिस को ये ऑर्डर दे सकते हो तुम कि उसे गिरफ्तार करो, ये ठीक है, या उसे हमारे सामने लेके आओ, पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या तो वो ड्यूटी इम्पोज की गई हो या किसी कानून द्वारा इम्पोज की गई हो, उसी के लिए ही कंपेल किया जा सकता है, ठीक है। अब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट नहीं लिखी जा सकती, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस नहीं लिखी जा सकती, अनलेस कब तक,
जब तक वो किसी पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बीइंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल कि भाई आपको सरकारी ये काम करना है, आपको ऑथोराइज किया जाए उस काम के लिए, तो आपके खिलाफ भी रिट ऑफ मैंडेमस इशू हो सकती है। पर जब तक आप गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से जुड़ते नहीं, गवर्नमेंट का कोई काम करते नहीं, तब तक आपके खिलाफ ये रिट इशू नहीं की जाएगी। याद आई बात? तो रिट ऑफ मैंडेमस सिर्फ किसके ऊपर लागू होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही लागू होगी। और प्राइवेट के ऊपर कब लागू हो सकती है? अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट काम में इन्वॉल्व हो तो। अब हम पढ़ेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। देखो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन बहुत आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो वो हाई कोर्ट को देखेगा, हाई कोर्ट देखेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखेंगे। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट बैठ के जब हाई कोर्ट को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार हाई कोर्ट में ये जो केस है, ये केस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट का जितना एरिया है, हाई कोर्ट उससे आगे जाके काम कर रहा है। ऐसे ही हाई कोर्ट जब देखेंगे तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखेंगे यार कि सबऑर्डिनेट अपना कोर्ट अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उनका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है उससे बाहर आकर काम कर रहे हैं। तब इशू होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट को कुछ करने से रोकने के लिए, उनकी पावर को एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है। और कौन से पावर को एंजॉय करने से रोका जाता है उन्हें? जो उनको लीगली दिए ही नहीं गए हैं। ठीक, कोई बात? देखो, ज्यूरिडिक्शन एरिया हर कोर्ट का प्रॉपरली स्पेसिफाई है। अगर आप उस स्पेसिफाइड एरिया से आगे जाके कोई काम करोगे और अगर वो गलत होता है, ठीक है, तो आपके खिलाफ प्रोहिबिशन की रिट इशू हो ही जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो इशू की जाती है जिससे इंफीरियर कोर्ट को रोका जाए ऐसी पावर को एक्सरसाइज करने से जो लीगली उसे दी ही नहीं गई है। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट द इंफीरियर कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इंफीरियर कोर्ट को कह सकती हैं कि अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया की लिमिट में ही काम करो, इससे बाहर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ रिट पढ़ेंगे जो है रिट ऑफ सर्टियोररी। जो टर्म सर्टियोररी है इसका मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। बहुत ही ईजी। सर्टियोररी की जो रिट है, अब ये जो वर्ड सर्टियोररी, इसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि भाई हमें इन्फॉर्म करो कि क्या हो रहा है। सबसे इजी अगर कोई रिट मुझे लगी तो रिट ऑफ सर्टियोररी लगी, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने जूनियर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट पूछेगा तो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूछेगा कि भाई तुम्हारी अदालत में ये केस चल रहा है, इसके बारे में हमें कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप हमारे सामने प्रस्तुत करो, हमें बताओ कि तुम्हारे कोर्ट में फाइनली चल क्या रहा है। जो टर्म है सर्टियोररी, उसका मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। इस रिट को लिखकर लोअर कोर्ट से पूछा जा सकता है कि भाई हमें रिकॉर्ड हैंड ओवर करो पर्टिकुलर केस के, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट किसको हैंड ओवर करेंगी? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट किसको हैंड ओवर करेगा? सुप्रीम कोर्ट को। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है और रिट ऑफ सर्टियोररी है, दोनों का ही एक ही काम है कि यहाँ पर इंफीरियर कोर्ट्स को रेस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए कि भाई तुम अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया से आगे जाके काम मत करो, ठीक है। सर्टियोररी में भी बार बार यही बात कही गई है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है, हमें रिकॉर्ड दे दें कि भाई कौन सा केस चल रहा है, किस केस में कितनी प्रोग्रेस है। तो ये दोनों ही, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्टियोररी, ये रेस्ट्रेन करती है इंफीरियर कोर्ट को कि भाई तुम तुम्हारे जुरिडिक्शन एरिया से बाहर निकल के मत काम करो, ठीक है। तभी तो हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाया कि भाई सबका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम करेंगी। अगर सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स ही हाई कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम करने लगे तो उनकी वैल्यू तो खत्म हो गई। तो इसीलिए ये रिट्स इशू की जाती हैं कि उन्हें उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया याद रहे। द डिफरेंस बिटवीन द टू, अब सर्टियोररी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। वो डिफरेंस ये है कि स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। जब इंफीरियर कोर्ट किसी केस को सुन रही होगी, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया होगा और वो केस उसके ज्यूरिडिक्शन का भी नहीं होगा, तो जो सुपीरियर कोर्ट होगी वो इशू करेगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन की भैया ये केस तुम मत लड़ो, हमें ट्रांसफ़र कर दो, इसे तो हम लड़ेंगे क्योंकि ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता ही नहीं। पर दूसरी तरफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब लगाई जाएगी?
जब कोर्ट ने केस को सुन लिया हो, डिसीजन दे दिया हो, तब सुपीरियर कोर्ट इशू करेगी रिट ऑफ सर्टियोरिटी कि भाई वो रिकॉर्ड दो हमें, जिनके बेसिस पे वो एविडेंसेस बताओ हमें, जिनके बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया। ये हो गए रिट ऑफ सर्टियोरिटी। पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या होता है बेटा कि कोर्ट में वो फैसला, मतलब कोर्ट में वो केस चल रहा होता है, ठीक है। व्हेन एन इंफीरियर कोर्ट इज हियरिंग मैटर, इंफीरियर कोर्ट उस मैटर को सुन रही है जो उसके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आ रहा है, और ये बात तभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगी कि भैया इसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, ये केस हमें दे दो ठाकुर। पर सर्ट्यूररी में क्या होता है कि फैसला आ गया है, उसके बाद वो एविडेंसेस मांगते हैं कि भाई बताओ किस एविडेंस पे, किस रिकॉर्ड के बेसिस पे आपने फैसला दिया है ना। हम देखते हैं उसको, जांच पड़ताल करते हैं उसकी। अब यहाँ पर ये लाइनें आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न कर लेना। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव, पीपी। प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव एक जैसा आया तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में, असर्शन, रीजन में कहीं पे भी पूछा जाए कि वो कौन सी रिट है जो प्रिवेंटिव है, तो क्या बोलोगे? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिमीडियल कौन सी रिट है? तो सर्टियोरिटी। अगर आपको ये याद रह गया पी फॉर प्रिवेंटिव, पी फॉर प्रोहिबिशन, तो आपको ऑब्वियसली बात है सर्टियोरिटी में दिक्कत नहीं आएगी कि भैया देखो जब केस चल ही रहा था तो हम फैसले को रोक सकते थे गलत आने से, तो यहाँ पे हमने प्रिवेंशन कर दिया, रोक दिया। तो प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव, सर्टियोररी रेमेडियल। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है प्रिवेंटिव है, जबकि रिट ऑफ सर्टियोररी रेमेडियल है। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट रिट को, जो कि है रिट ऑफ को वारंटो, फिफ्थ रिट, ठीक है। देखो ये भी बड़े मज़ेदार सी ही रिट है, रिट ऑफ को वारंटो। इसमें होता क्या है भाई, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अननेसेसरी प्रेशर बना के किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड कर लेता है और वहाँ से हटता ही नहीं है। ऐसा अगर कुछ होगा तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करेंगे? रिट ऑफ को वारंटो, ठीक है। ये जो रिट है ये डायरेक्ट करती है किसी भी पर्सन को जिसने रॉन्गफुली यूजर्प्ड कर लिया है किसी भी ऑफिस को। ये जो वर्ड है यूजर्प्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी पद को, किसी भी पोजीशन को हड़प लेना, ठीक है, अननेसेसरी उसके ऊपर कंट्रोल रखना। तो ये रिट डायरेक्ट करती है किसी भी पर्सन को जिसने गलत तरीके से किसी पोजीशन को, किसी ऑफिस को हथिया रखा है। तो ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सरकारी ऑफिस के ऊपर ही लागू होगी, किसी प्राइवेट ऑफिस के ऊपर लागू नहीं होगी। वो ऑफिस जो पब्लिक नेचर का होगा उसके लिए ही रिट ऑफ को वारंटो इशू होगी। जो ट्रेजरर ऑफ सोसाइटी होता है वो पब्लिक ऑफिस तो नहीं होता है, तो उसके लिए तो ये रिट इशू नहीं होगी। द रिट कॉल्स अपॉन द पर्सन, ये रिट उस व्यक्ति को बुलाएगी और कहेगी कि भाई वो अथॉरिटी का नाम बताओ, ठीक है, जिस अथॉरिटी के अंतर्गत तुमने इस ऑफिस को होल्ड किया होगा। कोई लेटर तुम्हें किसी अथॉरिटी ने इशू किया हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आएंगी, तुम इस ऑफिस पर बैठे हो, जरा हमें ये बता दो। इफ द कोर्ट डिसाइड दैट पर्सन कंसर्न इज होल्डिंग दैट ऑफिस इलीगली, अगर कोर्ट सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये कह दे कि भाई ये व्यक्ति ने तो इलीगली इस ऑफिस को होल्ड किया, उस व्यक्ति को तुरंत उस ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। ठीक कोई बात? बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को रिट समझ में आए। आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना समझ आ गई, और नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पावर। किसकी? जुडिशियल रिव्यू की। दूसरा, ये फाइनल इंटरप्रेटर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब व्याख्या कौन ही करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। तो पहले हम यही पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, क्या मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का। अब पहले बेटा हिंदी में समझ लो, फिर हम पढ़ लेंगे बुक में क्या लिखा है। जुडिशियल रिव्यू वो पावर है सुप्रीम कोर्ट की जिस पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है, उनके कामकाज की जांच पड़ताल कर सकता है, और ये देख सकता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना, मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। नहीं है तो कोर्ट एक्शंस ले सकता है,
ठीक है, अब पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पावर है सुप्रीम कोर्ट की जिसके थ्रू एग्जामाइन किया जा सकता है लॉज को, वो लॉज जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं और वो ऑर्डर्स जो किसने पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ने। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ने जो ऑर्डर इशू किए हैं या वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाए उनको एग्जामाइन क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो ये देखेगा क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, क्या देखने की कोशिश कर रहा है, वेदर और नॉट दे आर परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों की परमिशन दी है तो ठीक है चलने दो, और नहीं दी है तो इनको हम नल एंड वॉइड घोषित करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर से पूछेंगे भाई ये क्यों हो रहा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट को ये लगे कि ये जो लॉ है या जो ऑर्डर है जो एग्जीक्यूटिव ने पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये उन ऑर्डर्स को, उन लॉज को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अब मैंने लास्ट पार्ट में भी नल एंड वॉइड 4 बार बोला था, इस पार्ट में 2 बार बोल दिया। तो क्या मीनिंग होता है बेटा इस वर्ड नल एंड वॉइड का? नॉट वैलिड, ठीक है, इलीगल, नॉट वैलिड लॉ, ठीक है, वो कानून जो वैलिड ही नहीं है। क्लियर है? जो फाइनल से होती है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की ही होगी। वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी किस बात का क्या मतलब है, इस बात में बात हमेशा किसकी ही मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की ही मानी जाएगी। जो फाइनल से होती है एज टू वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का क्या मतलब है, किस पे डिपेंड करती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही होती है। और सुप्रीम कोर्ट भी बेटा अपने मन से हर कुछ नहीं बोलता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद, रेफरेंसेस देखने के बाद वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बात कही गई है ये क्या कहना चाहती है, इसकी व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसे हम गार्जियन कहते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर कहते हैं, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है? गार्जियन का मतलब आपको पता ही है, फाइनल इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्या करना, फाइनल मतलब आखिरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। गार्जियन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। तो कॉन्स्टिट्यूशन की को संरक्षण देना भी किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। बेटा अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम एरिया को पढ़ेंगे बेटा, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को पढ़ेंगे, एरिया को पढ़ेंगे, इसके दायरे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को कहाँ कहाँ कब कब एक्सरसाइज कर सकती है, अब हम वो देखेंगे। जब बेटा कोई भी डिस्प्यूट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से लड़ रही हो, या दो राज्य सरकारें, दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हो, जैसे एमपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट लड़ने लग जाए, या यूपी गवर्नमेंट की किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा उस केस को। जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। ठीक है, एक बार केस, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ किस किस के बीच में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि जो कोल बेयरिंग एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के, उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ही अपने पास रखेगी। ठीक है, किस पर्पस के लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। समझ में आया? जब दो राज्य सरकारें, दो स्टेट आपस में लड़ेंगे, केंद्र सरकार और राज्य के बीच में अगर कोई मतभेद होगी, इनके बीच में कोई लड़ाई का इशू होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई विवाद होगा, तो मैटर हमेशा सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। अब एक बार ऐसा हुआ भी कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस केस को डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि यूनियन गवर्नमेंट के पूरे राइट हैं कि वो जो कोल बेयरिंग एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के, उनके ऊपर कंट्रोल करें, उन्हें एक्वायर कर ले। क्यों? और उनका यूज़ किसके लिए करेगी? पब्लिक पर्पस के लिए करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि जितने भी नेशनल लॉज बने हों, जो लोकसभा राज्यसभा से बने होंगे, है ना, पार्लियामेंट ने बनाए होंगे, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने बनाए होंगे, हर स्टेट के जो अपने कानून होते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड, इलीगल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, और इसका एक और मतलब क्या होता है? गैर कानूनी घोषित कर सकती है। फिर से ध्यान से सुनो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई जो लॉ है
वो नेशनल लेवल पे बना हो, पार्लियामेंट ने बनाया हो, लोकसभा राज्यसभा ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, कोई एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हो, अगर ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो इन्हें भी नल एंड वॉइड, इलीगल, असंवैधानिक घोषित कौन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? तीसरा होगा बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे ये पावर दी गई है कि वो बहुत सारी रिट्स को इशू कर सकता है, किसकी एनफोर्समेंट के लिए? फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ किया है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इफ़ेक्टिव यूज़ किया है जुडिशियल रिव्यू की पावर का। बहुत सारे फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ये बहुत बढ़िया बात है। मार्च 1996 में क्या हुआ बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है, जो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है, इसके अंदर राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, मार्च 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू लाइफ है, जो हमें अंडर आर्टिकल 21 मिलता है, इसके अंदर राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। अब बेटा क्या बोला है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जिसके अंदर राइट टू डाई इंक्लूड ही नहीं है। इसका मतलब पीनल कोड का वो सेक्शन जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को एक ऑफेंस बोलता है, वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हो तो ये एक ऑफेंस है। आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड करने की कोशिश क्या है? गैरकानूनी है, ऑफेंसिव है। क्लियर है? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आर्टिकल 21 में सिर्फ क्या है? राइट टू लाइफ है, राइट टू डेथ इंक्लूडेड नहीं है। अक्टूबर 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि भाई, क्या कहा और कब कहा? अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो कैजुअल वर्कर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, उनके वेजेस, उनकी मजदूरी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रेगुलर एम्प्लॉयज़ की है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट काम करने चले जाते हैं लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एजेंसीज में, उनका पे उतना नहीं होता जितना रेगुलर एम्प्लॉयज़ का होता है। तो अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हर कैजुअल वर्कर को उतना ही आप पे करोगे जितना आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ को पे करते हो, उसी रैंक के। रैंक का सेम होना भी ज़रूरी है बेटा। अगर कोई रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा किसी पर्टिकुलर लेवल पे और आपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को हायर किया होगा उसी काम के लिए, तो अगर उन दोनों की रैंक सेम है, काम सेम है, तो उन्हें उतना ही वेज मिलना चाहिए रेगुलर और कैजुअल वर्कर को। फिर अक्टूबर 31, 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि जितने भी एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो इंस्टीट्यूशन जिनको फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट देती है, अगर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करें तो वहाँ पर एडमिशन का जो क्राइटेरिया हो वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही हो, जो स्टेट या कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इवन अगर कोई अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो भी उसे मेरिट के क्राइटेरिया को इग्नोर नहीं करना है स्टूडेंट्स को एडमिशन देते टाइम। समझ में आ रही बात? जितनी भी एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो भी, जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस वो भी, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यू आर गोइंग टू गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को ऑफर कर रहे हैं तो। फिर एक बार तो बेटा सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ा, और वो जो केसेस थे वो किसके थे? ऑनर किलिंग के। कई बार ऐसे होता है कि जब इंटर कास्ट मैरिजेस हो जाती हैं, स्पेशली इंटीरियर विलेज एरियाज़ में, वहाँ पर उस मैरिज को वो एक्सेप्ट नहीं करते और कई बार दोनों को मार देते हैं, कई बार लड़की को मार देते हैं, कई बार लड़के को मार देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सुनना ज़रा ध्यान से। रिगार्डिंग द ऑनर किलिंग्स ऑफ द कपल्स गोइंग फॉर इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर कास्ट मतलब रिलीजन एक ही था पर कास्ट में डिफरेंस था। इंटर रिलीजन तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो गई, हिंदू ने मुस्लिम से, मुस्लिम ने सिख से, सिख से क्रिश्चियन से, अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो ये जो ऑनर किलिंग हो रही है ये बिल्कुल सही बात नहीं है ना। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 19 अप्रैल 2011 में डिक्लेयर किया, देयर इज नथिंग ऑनरेबल इन सच किलिंग्स ना। ऑनर किलिंग नाम रख दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें कोई ऑनर की बात नहीं है। ऐसी किलिंग जो आप कर रहे हो, उन बच्चों को अगर आप मार दे रहे हो, उन एडल्ट्स को मार दे रहे हो जिन्होंने इंटर रिलीजन
मैरिज की है या इंटरकास्ट मैरिज की है, तो इसमें ऑनरेबल तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत काम कर रहे हो। एंड इन फैक्ट देयर आर नथिंग बट बारबैरिक एंड शेमफुल एक्ट ऑफ मर्डर। ये तो तुम अल्टीमेटली क्या ही कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। बारबैरिक, शेमफुल, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि इतने क्रूर कैसे तुम हो सकते हो कि किसी दो व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए मार दो कि उन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज की है, इंटरकास्ट मैरिज की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्टली कहना है कि जितने भी फ्यूडल माइंडेड पर्सन हैं, जिनके अंदर का फ्यूडलिज्म अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो ऐसे एक्ट करते हैं, जो लोगों को मार देते हैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए, उन्हें हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जैसे वो लोगों को मार रहे हैं, ऐसा कहीं भी उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया है, तो इसके खिलाफ उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए, हार्श पनिशमेंट उन्हें देनी चाहिए। और ये फैसला कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने? 19 अप्रैल 2011 में, कि भैया ऑनर क्लीम नहीं, ऑनरेबल कुछ भी नहीं है, ये तो बारबेरिक है, ये तो क्राइम है, शेमफुल है। बेटा अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, पावर हमारे पास है, इस पर कोई लिमिटेशंस लगाई गई हैं क्या, देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने एक नए शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, वो था 9th शेड्यूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई चेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? संशोधन। संविधान में कोई भी जब चेंज किया जाता है तो उसे कहा जाता है संशोधन। ठीक है, तो संविधान के पहले संशोधन में, पहले अमेंडमेंट में एक नई सूची जोड़ी गई और प्रावधान किया गया कि 9th शेड्यूल में जितनी भी बातें कही जाएंगी उन पे कहीं किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, एडेड अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में नया शेड्यूल जुड़ा, एंड प्रोवाइडेड दैट लॉज प्लेस्ड इन दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में कोई भी लॉ जो लिखा गया है उसके ऊपर कोई भी कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। जितने भी लॉज 9th शेड्यूल में हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकता। कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा और किसी भी ग्राउंड पे नहीं करेगा। ठीक है, 9th शेड्यूल में जितनी भी बातें कही गई है उस पर कोर्ट क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अकॉर्डिंगली मेनी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर दिस शेड्यूल, और ये जो 9th शेड्यूल था इसी के अंदर रखा गया था बेटा लैंड रिफॉर्म्स को। कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड हुआ और उस 9th शेड्यूल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई उसके लिए कहा गया कि भाई कोर्ट इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकती। दूसरा, इसके अंदर ही जोड़ा गया किसको? लैंड रिफॉर्म को। मतलब लैंड रिफॉर्म पे कोई सवाल कोई नहीं उठा सकता, कोई कोर्ट नहीं उठा सकती। अब हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोमिनेंस है जुडिशियल रिव्यू की, क्या ज़रूरत है और क्या यूटिलिटी है। देखो, कोई डाउट ही नहीं है बेटा किस बात पे कि लेगिस्लेचर को हाईएस्ट पोजीशन दी गई है डेमोक्रेसी में। लेगिस्लेचर में वो लोग बैठते हैं बेटा जिनको जनरल पब्लिक इलेक्ट करके पहुंचाती है, तो ऐसे लोगों के पास तो ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पावर है। पर ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, इसकी भी यूटिलिटी है कुछ रीज़न से। पहला रीज़न हम पढ़ेंगे, आर फर्स्ट, आर्स इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अ लॉ मे बी एम्बिग्यूसली वर्डेड। कई बार ऐसा होता है बेटा, अब एक बात सुनो बेटा, एम्बिग्यूटी का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, कि जो चीज़ क्लियर ना हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे कानून हैं, लॉज हैं, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके मीनिंग को समझने में कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज़ हो जो क्लियर नहीं हो। तो नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि भैया जो चीज़ क्लियर नहीं है उसकी व्याख्या कौन करेगा, उसका मतलब कौन बताएगा, उसे कौन समझाएगा ये लाइन क्या कहना चाह रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सवाल उठना जायज़ ही थे, इसीलिए हमें जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेड पावर्स देता है सेंटर को और स्टेट को। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड लिमिटेड पावर्स टू द सेंटर एंड स्टेट। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिमिट से बाहर जाएंगी, जो फंक्शनिंग है फेडरल गवर्नमेंट की इस तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अगर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिमिट से बाहर काम करेगी तो क्या फेडरल सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा? फेडरल गवर्नमेंट काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म इज़ ऑल अबाउट पावर शेयरिंग, जहाँ पर पावर स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर कर दी जाती है। अगर ये दोनों ही सरकारें अपने शेयर के बाहर जाके काम करेंगी तो फेडरलिज्म कैसे काम कर पाएगा? नहीं कर काम कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है, जो इंडियन गवर्नमेंट
या किसी और स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट के बीच में हो रहा, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एक स्टेट के बीच में हो रहा हो, तो इनको रिजॉल्व कौन करेगी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही सरकार को हम बोलते हैं, जो केंद्र सरकार है, दो नाम उसी के हैं। तो जब केंद्र सरकार किसी राज्य से लड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट से किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, तो केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जब दो स्टेट लड़ेंगे तो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तीसरा, लेजिस्लेचर के पास जो legislature does not possesses the ability and impartiality which are needed to explain what the law means। ना ही तो legislature के पास इतनी एबिलिटी है, ना ही तो वो इतना इम्पार्शियल है कि ये बता पाए कि लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू क्विक डिसीजन। कई बार हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर में क्विक डिसीजन भी नहीं लिए जाते। तो ये फंक्शन बेस्ट है कि कौन ही परफॉर्म करे, जुडिशियल बॉडी। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो बेटा, इतने बड़े चैप्टर को मैं ख़त्म कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।